अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। अब जो मैंने आपको दूसरा लेक्चर पढ़ाना है वो है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी से एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ कि हिस्टो का पोर्शन बहुत थोड़ा होगा, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से आपने इस सब्जेक्ट को लेके चलना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। पढ़ना है लेकिन उसकी वेटेज के हिसाब से उसको टाइम देना है, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हमारा कंटेंट क्या है, हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या है, कौन सी ब्रांचेस से निकला है, फिर हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप देख लेंगे कि क्या उसकी टाइप्स होती हैं, उसकी वर्किंग क्या है। फिर हम टिश्यू प्रिपरेशन फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी देखेंगे कि अगर हमने लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी टिश्यू को ऑब्जर्व करना है तो उसकी स्लाइड किस तरह से बनानी है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे उसको ऑब्जर्व करना है तो वो कैसी स्लाइड बनेगी। फिर हम डिफरेंट प्लेन्स ऑफ सेक्शंस देखेंगे, दो उसकी एग्जांपल्स ले लेंगे। फिर कुछ हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स की इमेजेस देख लेंगे और फिर हम सेल, उसकी शेप और उसके साइजेस देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिस्टोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं टिश्यूज़ की। टिश्यू क्योंकि नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, एक जो है ना वो बहुत छोटा सा जो है वो स्ट्रक्चर है, तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से हम जब माइक्रोस्कोप की मदद से टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं तो वो हमें क्या कहलाएगी, हिस्टोलॉजी कहलाएगी, ठीक है। इट इज़ अ विजुअल एंड कलरफुल साइंस। हम स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं और हम क्योंकि स्टेन करके देखते हैं तो ये डिफरेंट ऑर्गेनलीज जो होंगे वो डिफरेंट स्टेन को टेकअप करेंगे, यानी डिफरेंट ऑर्गेनलीज का डिफरेंट कलर होगा। आई होप क्लियर हो गई होगी हिस्टो की डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यूज़। के टिश्यूज़ बेसिकली होते क्या हैं, जब हमारे पास सेल्स जो हैं जो एक सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे वो बाउंडेड टुगेदर विद इन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो उस स्ट्रक्चर को हम टिश्यू बोलेंगे। अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से दूं कि आप सपोज करें कि आपका जो है अच्छा, पिछले दिनों एक बहुत बर्थडे की वीडियो वायरल हुई थी कि एक बॉक्स के अंदर बैलून रखे हुए थे। अगर सपोज करें कि वही बॉक्स है और उसके अंदर वो जो बैलून्स हैं वो सेल्स हैं, तो और वो सेल्स आपस में धागे से बंधे हुए थे, तो अगर हम बैलून को कंसीडर करें कि वो सेल्स हैं, वो जो धागा है जिन्होंने उसको जोड़ा हुआ है, अगर हम उसको रिलेट करें कि दिस इज़ द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो दैट बॉक्स विल बी द टिश्यू, ठीक हो गया। उसके बाद हम हिस्टोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, हमें ये ग्रॉस एनाटॉमी को समझने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। कि ग्रॉस एनाटॉमी हमारे पास वो एनाटॉमी होती है जिसमें हम उन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं जो कि नेकेड आई से विजिबल होते हैं, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक हो गया। फिर हमें फिजियोलॉजी को समझने में हेल्प आउट करता है कि हमारे पास अगर इसका स्ट्रक्चर ये है तो स्ट्रक्चर की बेस पे कैसा फंक्शन होगा, ठीक हो गया। उसके अलावा हमें बताता है कि पैथोलॉजी डिजीज़ को समझने में हमें मदद करेगा। डिजीज़ को किस तरह से कि अगर एक टिश्यू का नॉर्मल जो स्ट्रक्चर नज़र आता है माइक्रोस्कोप के नीचे, वो अगर ऑल्टर हो जाएगा या डेविएट कर जाएगा फ्रॉम द नॉर्मल, तो वो यकीनन इंडिकेट करेगा टू सम ऑफ द पैथोलॉजीज। तो हमें पैथोलॉजी को समझने में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा हमें किस में हेल्प आउट करता है, टू हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, कि हमें रिसर्च को समझने में किस तरह से मदद करेगा। अब ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, एनाटॉमी हमारे पास एक मेजर, हम इसकी ब्रांचिंग देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारे पास एनाटॉमी जो है वो क्या है, एक मेजर ब्रांच है, ठीक है, एक मेजर सब्जेक्ट है। उसकी अगर हम डिवीजन देखें तो हम देख रहे हैं कि एक एम्ब्रियो क्लास है, एक ग्रॉस एनाटॉमी है, एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम वो चीज़ें देखेंगे जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आती, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ग्रॉस एनाटॉमी हमारे पास वो है जो नेकेड आई से नज़र आ जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स जो हैं। एम्ब्रियोलॉजी जो है वो हमारे पास डेवलपमेंटल एनाटॉमी है कि एक एम्ब्रियो डेवलपमेंट के कौन कौन से फेजेस से गुजरता है, तो वो ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी। माइक्रोस्कोपिक की फर्दर 3 टाइप्स हैं, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, ऑर्गेनोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो सेल्स की स्टडी है। सेल इटसेल्फ एक बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, तो उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सेल की क्या कहते हैं स्टडी होगी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द सेल जो होगी वो हमें
क्या कहलाएगी, साइटोलॉजी कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास क्या है, टिश्यू जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, माइक्रोस्कोप की। तो हिस्टोलॉजी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गन्स की स्टडी को हम, ऑर्गेनोलॉजी भी है, क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है, एनाटॉमी है। अब हम माइक्रोस्कोप्स देख लेते हैं। पहले माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन देख लेते हैं कि माइक्रोस्कोपी क्या है, कि हम जब ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप तो उसको हम माइक्रोस्कोपी बोलते हैं। माइक्रोस्कोप की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये दो फीचर्स हैं। एक को हम मैग्नीफिकेशन बोलेंगे, दूसरे को हम रेजोल्यूशन बोलेंगे। मैग्नीफिकेशन क्या होती है कि माइक्रोस्कोप की कैपेसिटी कि वो हमें स्ट्रक्चर को बड़ा करके दिखाए, टू एनलार्ज द इमेज, ठीक है। जबकि रेजोल्यूशन पावर जो है वो उसकी वो पावर है जिसमें वो टू क्लोजेस्ट पॉइंट को सेपरेट करके दिखाए, ठीक है। इज द एबिलिटी टू क्लियरली सेपरेट, यानी वो बड़ा करके दिखाएगा, और वो मैग्नीफिकेशन जो होगी वो बड़ा करके दिखाएगा, और रेजोल्यूशन जो है जो दो बहुत पास पड़े हुए चीज़ें हैं उसको भी अलग अलग करके दिखाएगा। अब इसकी टाइप्स कौन सी हैं, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दिस इज द माइक्रोस्कोप। ये हमारा आईपीस होता है जहाँ से हम इमेजेस देखते हैं, ठीक है। इसको हम ओक्यूलर लेंस भी बोलते हैं। ये हमारे ऑब्जेक्टिव लेंसेज होते हैं, इसको हम सेट करते हैं, ठीक है। ये भी हम पढ़ेंगे इनका फंक्शन क्या है। ये स्टेज होती है जहाँ पे हमने क्या रखनी होती है, स्लाइड। इसके नीचे हमारे पास कंडेंसर लेंस पड़ा होता है, और यहाँ से हम अपना क्या कर रहे होते हैं, लाइट सोर्स को एमिट कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एडजस्टमेंट नोब है, ये भी एडजस्टमेंट नोब है, ये भी एडजस्टमेंट नोब है। उसके बाद हम अब पढ़ते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास वो होगी जिसमें इल्यूमिनेटिंग सोर्स जो होगा वो लाइट होगी, विजिबल लाइट होगी, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 ग्लास लेंसेज यूज होते हैं। पहला जो है वो कंडेंसर होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, और तीसरा जो है वो ओक्यूलर लेंस है। कंडेंसर लेंस का जो काम है वो ये है कि उसने जो विजिबल लाइट है उसको एक बीम की शक्ल में लेकर आना है और उसको फोकस करना है टू द स्पेसिमेन। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसका काम है मैग्निफिकेशन करना, बढ़ा के दिखाना। ये 4 होते हैं। पहले 3 जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो साइज को कितना बड़ा करेंगे, यानी जो पहला होगा वो स्पेसिमेन के साइज को 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, दूसरा जो होगा वो उसको 10 टाइम्स इंक्रीज करेगा, और तीसरा जो होगा वो उसको 40 टाइम्स इंक्रीज करेगा। आखिरी जो 4th वन रह गया उसको हम ऑयल लेंस भी बोलते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो है इमेज को 100 टाइम्स एनलार्ज करके दिखाते हैं। अब पहले जो उसका कंडेंसर लेंस का काम था उसका क्या था कि एक बीम बनाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि उसने मैग्नीफाई करना है। 4 ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, पहला 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, दूसरा 10 टाइम्स, तीसरा 40 टाइम्स, और चौथा 100 टाइम्स। अब जो है एनलार्ज्ड इमेज जो है ये किधर जाएगा, टुवर्ड्स द ओक्यूलर लेंस। ये ओक्यूलर लेंस भी डाटा को, आपके स्पेसिमेन को मैग्नीफाई करेगा टू द 10 टाइम्स। ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है, मोनोनोक्यूलर और बाइनोक्यूलर। जिसमें एक आईपीस लगा होगा वो मोनो कहलाएगा, जिसमें 2 लगे होंगे वो बाई कहलाएगा। सम अप कर रही हूँ माइक्रोस्कोप को कि हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइट एनर्जी। ये क्या करेगा, अब लाइट को एमिट करेगा, कंडेंसर लेंस के थ्रू एक बीम बन जाएगी, ये स्पेसिमेन के ऊपर गिरेगी, और यहाँ पे इसके बाद ये जाएगा टू द ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक हो गया। अब ऑब्जेक्टिव लेंस 4 हैं, चारों आप जो है ना वो यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरने के बाद अब ये जाएगा आईपीस, यानी जिसको हमने बोला था ओक्यूलर, और फिर ये आपकी आई पे इमेज बन जाएगा। दिस इज द लाइट माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी वर्किंग भी तकरीबन उस जैसी ही है, लेकिन यहाँ पे जो इल्यूमिनेटिंग सोर्स होगा वो क्या होगा, हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों जो होंगी वो लाइट माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होंगी। इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये जो है
बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को जो है वो देखेगा और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेज देगा। हमने पिछले से कलरफुल भी लिए थे, ये सिर्फ ब्लैक एंड वाइट करेगा। इसकी दो टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। पहले हम इन दोनों की वर्किंग देख लेते हैं, फिर हम इसकी डायग्राम देख लेंगे। अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है ऑन द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो बीम गन से निकलेंगे, स्पेसिमेन के साथ टकराएंगे और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और इन रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पे गिरा के जो इमेज मिलेगा, ये इसकी वर्किंग प्रिंसिपल है। और TEM की यानी ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो वर्किंग है वो है ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन पे, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड नहीं होंगे, वो अब स्पेसिमेन से गुजर के आएंगे और आके स्क्रीन पे जो इमेज बना देंगे, वो इसकी वर्किंग हो जाएगी। यानी उसकी वर्किंग इस तरह से, ये स्टेप्स हैं। SEM जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे रहता है, वो स्पेसिमेन के अंदर नहीं आता, आते हैं, स्कैटर होते हैं और वापस चले जाते हैं, हाई जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं। जबकि TEM में वो बियॉन्ड द सरफेस जाते हैं, यानी पेनिट्रेट कर सकते हैं। SEM जो है वो 3D इमेज प्रोवाइड करता है, जबकि TEM 2D इमेज प्रोवाइड करता है, 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.4 नैनोमीटर है SEM की, जबकि TEM की है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम्स। अच्छा जी, और मैग्निफिकेशन पावर जो है वो इसकी 2 मिलियन टाइम्स है SEM की, और इसकी 50 मिलियन टाइम्स है TEM की। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है जिसने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को जो है वो बम्बार्ड करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक कैथोड रे होगी और उसके बाद कैथोड होगी, और फिर हमारे पास एनोड होगी। देन हमारे पास कंडेंसर लेंस होगा, ये आपके स्पेसिमेन पे गिरेगा। इसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंसेज होंगे, ये आपके प्रोजेक्टर लेंस पे गुजर के स्क्रीन पे इमेज गुजार देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट बार लगी हुई है, मैग्नेट लगा हुआ है, और ये यहाँ पे इसको फॉल करा देंगे स्क्रीन पे, और आपको मैग्नीफाइड हाईली रिजॉल्व्ड जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा ब्लैक एंड वाइट में। ये स्कैनिंग है। स्कैनिंग में भी ऑलमोस्ट इसी तरह से कैथोड गन होगी जो कि हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को जो है वो बम्बार्ड करेगी। फिर आपका कंडेंसर लेंस आएंगे, ये फिर आपके यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाएगी, स्कैनिंग कॉइल। ये स्कैंड बीम अब स्पेसिमेन पे गिरेगी और यहाँ से गिरने के बाद स्कैटर होगी, यहाँ से स्कैटर होगी, और इसके बाद आपके डिफरेंट एम्पलीफायर, ये डिटेक्टर्स लगे होंगे, वो उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पे फॉल करा देंगे टू प्रोड्यूस अ ब्लैक एंड वाइट 3D इमेज। आई होप अब तक क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू प्रिपरेशन फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी, कि लाइट माइक्रोस्कोप को देखने के लिए टिश्यू को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है फिक्सेशन। अभी मैं सिर्फ नाम बोल रही हूँ, अभी इनको एक्सप्लेन कर दूंगी। फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, एम्बेडिंग, सेक्शनिंग, क्लियरेंस ऑफ वैक्स, रिहाइड्रेशन, स्टेनिंग, dehydration and mounting. These are the steps to prepare the tissue for light microscope. अब फिक्सेशन क्या है कि जब भी आपने सैंपल लेना है, अपने जो भी आपने स्टडी करना है, जो भी ऑब्जर्व करना है टिश्यू, उससे जब आप सैंपल लेंगे तो आपने उसको इमीडिएटली प्रिजर्व करना है, फ़ौरन से उसको प्रिजर्व करना है एक सॉल्यूशन में डाल के। वो सॉल्यूशन जो होगा वो फिक्सेटिव कहलाएगा, वो फिक्स कर देगा, वो टिश्यू के अंदर का स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहने देगा जैसा वो उस बॉडी के अंदर था। ठीक है, अब क्या होगा, ये हम क्यों करते हैं? ताकि हमारा सारे का सारा जो भी अंदर स्ट्रक्चर था वो एज इट इज़ रहे। ये भी मैं बताती हूँ कि हम अगर हम इसको बाहर निकाल देते हैं या ये क्यों करते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है कि हमने प्रिजर्व करना होता है टिश्यू को विद द लीस्ट पॉसिबल ऑल्टरेशंस। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने स्पेसिमेन को कट किया, उसको स्मॉल पीसेस में डिवाइड किया, उसके बाद हमने इसको इमर्स कर दिया इनटू फिक्सेटिव। फिक्सेटिव वो सॉल्यूशन है जो फिक्स करने में काम आएगा। इमर्स का मतलब है डालना, भिगोना, सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक हो गया। अब हम फिक्सेटिव कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है लाइट माइक्रोस्कोप के लिए? दैट इज फॉर्मेलिन।
ठीक हो गया। अब प्योर फॉर्मालिन इज 37% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड गैस इन वाटर, यानी अगर आप प्योर फॉर्मालिन की बात करें तो इस फॉर्मालिन के सोल्यूशन में 37% जो होगी वो फॉर्मल्डिहाइड गैस होगी, और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो वाटर का होगा, और हम 10% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मालिन जो है वो मोस्टली यूज़ करते हैं। पीरियड कितना है? 24 आवर्स। ये डिपेंड करता है साइज ऑफ सैंपल पे, जितना छोटा साइज होगा उतना ही कम टाइम आपको लगाना पड़ेगा। 2 आवर्स टू 24 आवर्स ये रेंज है इसकी। अब हम करते क्यों हैं? जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारा जो अंदर का एंजाइम है वो अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है, ऑटोलाइसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो अब इसने क्या करना है, फिक्सेटिव ने बेसिकली करना क्या होता है कि उसने अपने बॉन्ड्स के दरमियान ना अपनी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्रॉस लिंकेजेस बना देने होते हैं, क्रॉस बॉन्ड्स बना देने होते हैं, जिसके रिजल्ट में ऑटोलाइसिस नहीं होती, और टिश्यू का जो अपना स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहता है, उसमें ऑल्टरेशंस नहीं आना शुरू हो जाती। ठीक हो गया। तो अब हम 3 बेनिफिट्स क्या हैं कि उसने प्रिवेंशन ऑफ ऑटोलाइसिस, प्रिजर्वेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, के सेल्स और टिश्यूज जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे, और इंक्रीज देयर एबिलिटी टू टेक अप डिफरेंट स्टेन्स, ठीक है, डिफरेंट किस्म के स्टेन को लेने की उसकी एबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास था डिहाइड्रेशन। अब हमने उसको ये फिक्सेटिव के सॉल्यूशन में डाल दिया, अब हमने उसको, अभी वो सॉफ्ट होगा, ठीक है, हम उसको प्रॉपरली कट नहीं कर सकते, उसकी सॉफ्टनेस को कम करने के लिए हम उसको डिहाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेट करने के लिए हम उसको इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल के प्रोसेस से गुजारते हैं, यानी उसको इंक्रीज्ड अल्कोहल कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस में डुबोते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहला जो है वो हमने 70%, मोस्ट कॉमनली जो रेंज बताई हुई है वो 70 to 100% एथेनॉल है। पहला जो होगा कंटेनर उसमें 70% अल्कोहल होगी, अगले में जब हम डालेंगे तो वो 75 हो जाएगी, 80 हो जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है, अंटिल 100% रीच्ड, ठीक है। 70 से 100% तक आपने इस सॉल्यूशन में डालना है। अब क्या हो गया कि डिहाइड्रेट हो गया, अब उसको अल्कोहल फ्री करने के लिए हमने उसको क्लियरिंग एजेंट में से गुजारना होता है, सच एज ज़ाइलिन। अब हमने उसको अल्कोहल फ्री करना है। पहले हमने उसको अल्कोहल में इसलिए डाला था कि उसको डिहाइड्रेट किया जा सके कटिंग के लिए, अब हमने उसको अल्कोहल फ्री करना है, उसके लिए हम ज़ाइलिन में डालेंगे। अब ज़ाइलिन में डालने के बाद हम इसको एम्बेडिंग करेंगे। एम्बेडेड करने के लिए आपने इसको जो है, हमारे पास इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है वैक्स और दूसरा होता है हमारे पास मोल्टेन पैराफिन, कि पिघली हुई पैराफिन, वैक्स आपकी जो होती है ना वो पिघली हुई हो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे कि एक जो भी हमने उसको ढांचा देना है, जो भी मोल्ड देनी है, जो भी शेप देनी है, उस कंटेनर में हमने मोल्टेड पैराफिन को डाल के अपना स्पेसिमन उसमें डाल देना, और उसको गरम मोल्ड में हमने उसको डाल देना, मतलब आपकी मेल्टेड पैराफिन होगी और मोल्ड भी गर्म होगा और आपका स्पेसिमन उसके अंदर हो जाएगा। अब आपने फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक की शक्ल दी है, ठीक है, अब वो ब्लॉक क्या है, पैराफिन वैक्स है कंटेनिंग योर स्पेसिमन। अब आपने उसको हीट सोर्स से निकाल के उसको अपने ब्लॉक एनकेसिंग, इट बिकम्स आफ्टर रिमूवल ऑफ द हीट सोर्स इट बिकम्स ब्लॉक एनकेसिंग द स्पेसिमन, ठीक है। जब आप इसको हीट से निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और फिक्स हो जाएगा, यानी अब जो बॉक्स आपके पास आया है दैट विल बी द पैराफिन वैक्स एंड योर स्पेसिमन। अगला काम है हमारा सेक्शनिंग यानी काटना। अब जो हमें बॉक्स मिल गया है इसको हम एक कटिंग मशीन के ऊपर लगा देंगे जो कि है माइक्रोटोम, ठीक हो गया। ये लाइट माइक्रोस्कोप के केस में ये जो कटिंग मशीन है ये होगी स्टील की नाइफ, स्टील का चाकू होगा, और सेक्शंस जो होंगे वो मोस्टली 5 to 10 माइक्रोमीटर थिक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमारे पास जो सेक्शंस आए हैं वो क्या है, वैक्स वाले हैं। उनको वैक्स फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, हॉट वाटर बाथ में डाल देंगे, आपका जो वैक्स होगा वो मोल्टन होकर वाटर में चला जाएगा, और इस तरह से आपका वैक्स फ्री हो जाएगा। अगला ही साथ ही हमारा काम क्या है, उसको रिहाइड्रेट करना। रिहाइड्रेट हम क्यों कर रहे हैं, ये स्टेनिंग से पहला स्टेप है। अभी हमने कहा था कि हम स्टेनिंग से पहले जो है उसको रिहाइड्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टेनिंग करनी है और इसका स्टेन जो भी कलर है वो
स्पेसिमन ईजिली उठा सकता है, ईजिली उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। रिहाइड्रेट करने के लिए हम उसको डिक्रीजिंग अल्कोहल कंसंट्रेशन से पास करेंगे, यानी आप अल्कोहल की कंसंट्रेशन डिक्रीज करते रहेंगे। एंड देन प्लेस्ड ऑन टू द ग्लास स्लाइड, उसके बाद आप इसको स्लाइड पर रख देंगे। अब इस प्रिपेयर्ड स्लाइड को स्टेन करने के लिए आप वैरायटी ऑफ वाटर सोलेबल स्टेन्स से पास थ्रू करेंगे, यानी फॉर एग्जांपल, अच्छा अभी मुश्किल नाम है वो मैं नहीं लेती। स्टेन ए में डाला आपने, ठीक है, उसको वाटर बाथ से गुजारा, धोया, उसके बाद स्टेन बी में डाला, फिर वाटर बाथ से धोया, फिर स्टेन सी में डाला, फिर वाटर बाथ से धोया एंड स्टेन 4 में डाला, एंड द सीरीज गोज ऑन। ठीक है, हम नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेन्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल, ये डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ अ सेल जो हैं वो डिफरेंट स्टेन लेंगी, इसी वजह से हम उसको डिफरेंट उसमें स्पेसिमेन में डाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेप है डिहाइड्रेट करना। ठीक है, स्पेसिमेन को फिर डिहाइड्रेट करेंगे जैसे हमने वहाँ से किया था, और फिर उसको अल्कोहल फ्री करने के लिए हम उसको ज़ाइलिन से गुजार देंगे। अब हमारा अगला स्टेप है माउंटिंग। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ द सीरीज़। इसमें आपने क्या करना है कि हमने एक माउंटिंग मीडियम उस प्रिपेयर्ड स्टेन्ड स्लाइड पे डाल देना है ताकि हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, और इसके ऊपर हमने एक ग्लास का कवर लगा देना है। इसको सपोज करें एक सैंडविच की तरह सपोज करें, ठीक है, नीचे जो बन होगा वो ग्लास की स्लाइड होगी, उसके ऊपर जो भी अंदर फिलिंग होगी दैट विल बी द आपका जो स्पेसिमेन है वो, और ऊपर वाला जो बन का पोर्शन होगा, ठीक है, वो आपने क्या करना है, आपकी गिलास की स्लाइड है, छोटी सी कवर स्लिप है, उसका ढकना है गिलास का बना हुआ। ये क्या कर रहा है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। समरी कर रही हूँ इसकी जल्दी रिवाइज। सबसे पहला स्टेप था फिक्सेशन, वो प्रिवेंशन के लिए था कि आपके टिश्यू का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारे पास था उसको डिहाइड्रेट करना। डिहाइड्रेशन के लिए हमने उसको इंक्रीज्ड अल्कोहल कंसंट्रेशन से पास कराया था। अगला स्टेप जो था वो हमारा था अल्कोहल फ्री करना, उसके लिए हमने उसको ज़ाइलिन से पास कराया था। नेक्स्ट स्टेप था हमारा एम्बेडिंग का, कि हमने उसको पैराफिन के उसके मोल्टन में डालना था। हमारे पास फिर क्या बन गया, एक बॉक्स बन गया, ये शेप बन गई जिसके अंदर हमारा स्पेसिमेन पड़ा हुआ है। उसके बाद हमने उसको सेक्शनिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट पे चढ़ाया था जिसका नाम था माइक्रोटोम। अब हमारे पास बहुत थिन सेक्शंस ऑफ द स्पेसिमेन आ गए। इसके बाद हमने क्या किया, उसको वो अल्कोहल फ्री किया, वैक्स फ्री किया। वैक्स फ्री करने के लिए हमने वाटर बाथ में डाला, उसको रिहाइड्रेट किया। रिहाइड्रेट करने के लिए हमने उसको क्या किया, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल से पास किया। नेक्स्ट फिर हमने क्या किया, उसको स्टेन किया। स्टेन करने के बाद हमने उसको दोबारा से डिहाइड्रेट किया, और फिर हमने क्या की, माउंटिंग की। ठीक हो गया। माउंटिंग का हमने बताया कि हमारे पास एक माउंटिंग मीडियम होगा, वो एक स्टिकी मीडियम होगा, ठीक है, जो आपकी स्टेन्ड उस स्लाइड के ऊपर चला जाएगा, और वो क्या करेगा, नीचे से आपकी जो वो जो है स्टेन्ड सेक्शन है उसको निचली स्लाइड से भी और ऊपर वाली स्लाइड से भी जोड़े रखेगा। नेक्स्ट हमारा है टिश्यू प्रिपरेशन फॉर TEM। अच्छा जी, ये क्या है, इसके भी सारे वैसे ही हैं स्टेप्स, सिर्फ चेंज हो जाएंगे बाकी कुछ नाम, वो मैं अब इसको जल्दी कर लूँगी। इसकी क्या होगी, हायर मैग्निफिकेशन होगी, हायर रेजोल्यूशन होगी देन द लाइट माइक्रोस्कोप। इसके प्रिपरेशन के स्टेप्स भी वैसे ही हैं जैसे लाइट माइक्रोस्कोप के थे। इसमें हमने नंबर ऑफ फिक्सेटिव्स से गुजारना है, यानी एक से ज़्यादा फिक्सेटिव सॉल्यूशंस के अंदर डालना है। प्राइमरी फिक्सेटिव जो होगा वो कोल्ड बफर्ड ग्लूटाराल्डिहाइड होगा। फिर हमारे पास सीरीज ऑफ सेवरल बफर्स आते जाएंगे, और जो फाइनल हमारा फिक्सेटिव होगा वो हमारे पास कोल्ड ऑस्मियम टेट्रोक्साइड होगा, जो कि आपके स्पेसिमेन के अंदर पड़े हुए लिपिड्स के साथ रिएक्ट कर देगा, और ये आपकी जो है ना उसको हैवी कर देगा फॉर इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेट करना। उसको डिहाइड्रेट ऐसे ही करेंगे जैसे हमने लाइट माइक्रोस्कोप में किया था। फिर अल्कोहल को रिप्लेस करेंगे, वहाँ पे हमने ज़ाइलिन यूज़ किया था, यहाँ पे हम प्रोपाइलिन ऑक्साइड यूज़ करेंगे। फिर हम उसी तरह से उसको एम्बेडेड कर देंगे। एम्बेडिंग के लिए हमने वहाँ पे क्या किया था, पैराफिन वैक्स यूज़ की थी, यहाँ पे हम एपॉक्सी रेजिन यूज़ करेंगे। वहाँ पे फिर हमने ब्लॉक को जो है वो ट्रिम किया था यूजिंग स्टील नाइव्स, यहाँ पे हम डायमंड और ग्लास नाइव्स यूज़ करेंगे, और जो मशीन होगी उसका नाम होगा अल्ट्रा माइक्रोटोम। फिर थिन सेक्शंस को हम
कोल्ड करेंगे ऑन द स्मॉल कॉपर ग्रिड्स। उसके बाद हम इसको स्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ यूरिनल एसीटेट एंड लेड सिट्रेट। एंड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रिएट्स द हाई रेजोल्यूशन एंड हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट इमेजेस ऑन द स्क्रीन। दोबारा बताने लगी हूँ, ध्यान से सुन लें। इसकी रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन दोनों ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। इसके प्रिपरेशन स्टेप्स वैसे ही हैं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। फिक्सेटिव के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सबसे पहला हमने जो फिक्सेटिव यूज़ करना है दैट विल बी द कोल्ड बफर्ड ग्लूटाराल्डिहाइड। फिर हम उसको बफर्ड सॉल्यूशन से पास कराएंगे और फाइनल जो होगा वो हमारे पास ओस्मियम टेट्राऑक्साइड होगा। फिर हम उसको डिहाइड्रेट करेंगे। डिहाइड्रेशन वैसे ही अल्कोहल, इंक्रीज अल्कोहल कंसंट्रेशन करेंगे। फिर हम उसको अल्कोहल फ्री करने के लिए प्रोपाइलीन में डालेंगे, प्रोपाइलीन ऑक्साइड में डालेंगे। एम्बेडिंग के लिए हम उसको एपॉक्सी रेसन में डालेंगे। उसके बाद ट्रिमिंग के लिए जो हमने सेक्शनिंग की थी उसके लिए हम उसको अल्ट्रा माइक्रोटोम मशीन पे चढ़ाएंगे और फिर हम इस सेक्शन को जो है वो ठंडा करेंगे ऑन द स्मॉल कॉपर ग्रेड्स पे। उसके बाद उसको स्टेन कर देंगे। स्टेन किससे करेंगे, यूरिनल एसीटेट से एंड लेड सिट्रेट से। और फिर हम उसको किस में देख लेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेंगे और वाइट एंड ब्लैक इमेज जो है वो हमें अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टिश्यू प्रिपरेशन फॉर SEM। इसमें हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा कि ट्रांसमिटेड स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की बेस पे काम करता है, तो हमारा जो स्पेसिमन होगा वो सॉलिड होगा, सॉफ्टवेयर नहीं होगा। और TEM में हमने पढ़ा था कि बहुत छोटा सा स्पेसिमन होगा, क्यूबिक मिलीमीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी क्यूब में चले जाना आपने। और यहाँ पे हमारा ये SEM में जो टिश्यू होगा वो बड़ा होगा, सॉलिड होगा। फिक्सेटिव इसमें सेम होगा एज दैट ऑफ TEM। इसमें डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट ड्राइंग पे जाएंगे। क्रिटिकली आप उसको ड्राई करेंगे यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आप उसको अटैच कर देंगे टू द एल्यूमिनियम स्टब्स और फाइनली उसको कोट कर देंगे विद द एवेपोरेटेड गोल्ड पैलेडियम। ठीक है, 3 बातें हैं यहाँ पे। कौन कौन सी, डिहाइड्रेट करेंगे क्रिटिकली पॉइंट ड्राइंग पे यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए। फिर हम इसको अटैच कर देंगे टू द एल्यूमिनियम स्टब्स और फाइनली उसको कोट कर देंगे विद द एवेपोरेटेड गोल्ड पैलेडियम। इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होंगी वो रिफ्लेक्ट करेंगी स्पेसिमेन की सरफेस से। वहाँ पे डिटेक्टर लगे हुए होंगे जो उन स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को जो है वो कैप्चर करेंगे और 3D ब्लैक एंड वाइट इमेज जो है वो स्क्रीन पे शो कर देंगे। दीज आर सम ऑफ द स्ट्रक्चर मेजरमेंट यूनिट। माइक्रोमीटर का मतलब है 1/1000 मिलीमीटर और नैनोमीटर का मतलब 1/1000 माइक्रोमीटर। ओके जी, अब हम करते हैं डिफरेंट प्लेन्स ऑफ सेक्शंस। इसको पहले मैं एग्जांपल से बताती हूँ फिर आपको पढ़ा हुआ बताऊंगी। ओके जी, इसमें हमने क्या किया कि हमने प्लेन ऑफ सेक्शन बताए हैं कि हम एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में हमने ये बेसिकली लिया है, एक एग सॉलिड बॉडी ली है, ठीक है। उसको हमने मिड लाइन में काटा और ये लॉन्गिट्यूडनली और हमने मिड लाइन में काटा ट्रांसवर्सली। इन दोनों के जो रिजल्ट्स हमें आए, अच्छा ये जो येलो कलर अपीयर हो रहा है दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द वाइट एग, दिस इज द शेल। रेड में जो अपीयर हो रहा है एंड ये ब्लू जो अपीयर हो रहा है ये वो है एयर बबल एट द बेस ऑफ द एग। ठीक हो गया। अब जब हमने इसको लॉन्गिट्यूडली काटा इन द मिड सेक्शन ऑफ द एग तो हमें जो जो हमारा रिजल्ट आया वो ये आया कि हमारे पास उसने करेक्ट अपीयरेंस दी है, एग्जैक्ट साइज बताया है न्यूक्लियस का, एग्जैक्ट साइज बताया है एग का, लोकेशन बताई है हमें और हमें सारी इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग द एग कि जितना ये मिड लाइन है उतना ही दूसरा साइड होगी। तो उसने बताई करेक्ट अपीयरेंस, साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल कंटेंट्स। ठीक हो गया। और इसी तरह से ट्रांसवर्स प्लेन में भी उसने दिखाया कि हमारे पास राउंडेड एग है जो कि मिडल पोजीशन पे है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइट एग अराउंड द न्यूक्लियस और ये रेड जो है वो शेल है। अब हमने इस एग को मिड लाइन में नहीं काटा लेकिन हमने पेरिफेरी में काटा, लॉन्गिट्यूडनली और ट्रांसवर्सली। ठीक है। अब जो हमें डायग्राम अपीयर हुई है वो क्या हुई है कि साइज इन दोनों का मैं कंपैरिजन कर रही हूँ ओरिजिनल का इसके साथ कि यहाँ पे न्यूक्लियस भी कम है, यहाँ पे कंटेंट भी कम है और उसने टोटल शेप भी डिफरेंट बताई है ओरिजिनल वन से।
यहाँ पे भी अगर आप देखें न्यूक्लियस का साइज भी छोटा है और उसने यहाँ से डिफरेंट है। अब हम एक टेंजेंट पे काट रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी और ट्रांसवर्स प्लेन में भी। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में भी हमने एक बहुत बारीक सी टेंजेंट लिया, उस पर काटा, और हमने इस पे भी लिया, तो ट्रांसवर्स प्लेन में भी हमने एंड पे काटा, तो हमें ये अपीयर बिल्कुल आपका एफ जो है वो डायग्राम आएगी। अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या दे रहा है कि बिल्कुल भी सफिशिएंट डिटेल नहीं आ रही इंटरनल की। यहाँ पे उसने न्यूक्लियस दिखाया ही नहीं, वो बिल्कुल आपको सिर्फ आपके क्या आया, एक वाइट एग आया है, ठीक है, और साथ में उसकी बाउंड्री आई है। यहाँ पे उसने क्या दिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी एयर बबल आई है, ठीक है। तो प्लेन्स ऑफ सेक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है टू डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएटली, ठीक है, करेक्टली। आपका जो कि आप अपने स्पेसिमन को किस प्लेन में काटते हैं और किस पॉइंट से काटते हैं, these are the two important things which will affect the final result, ठीक है। इसी तरह से अब हम ट्यूब का देख रहे हैं, ये मैं जल्दी पास ये करूँगी। अब हमने क्या लिया, हमने एक ट्विस्टेड ट्यूब लिया, उसको डिफरेंट एंगल्स से काटना शुरू कर दिया। ये हमने काटा है, ये लॉन्गिट्यूडनल मिड लाइन सेक्शन है, ये हमने बिल्कुल ट्यूब को बीच में से काटा है, और ये हमारे पास ब्लड वेसल हो सकती है, कोई सी भी होलो ट्यूब है, ठीक है। हमने इसको मिड लाइन में काटा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड। हमें क्या नज़र आ रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है। यहाँ पे हमें होलो स्पेस नज़र आ रही है, अराउंड उसके सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स। अब हम अगर इसको नीचे देखते हैं तो यहाँ पे लेयर्स ऑफ सेल्स की जो है वो क्या हो रही है, लेयर्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे ट्यूब जो है वो ट्विस्ट हो रही है। अब हम बी पे चलते हैं। हमने क्या किया, हमने ट्रांसवर्स प्लेन में काटा इसको, ट्यूब के मिड लाइन में नहीं बल्कि पेरिफेरी सेक्शन में। अगर हम मिड लाइन में काटते तो हमें होलो स्पेस नज़र आती। यहाँ पे हमें सिर्फ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स नज़र आ रहे हैं, सिर्फ सेल नज़र आ रहे हैं, कोई होलो नहीं नज़र आ रहा। तो ये हमें रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा कि ये हमने सेक्शन लिया है किसी ट्यूब का, ठीक है। अब हम सी को देखते हैं कि हमने एक ओब्लीक एंगल पे हमने उसका सेक्शन लिया है। तो दिस ब्लू लाइन जहाँ पे इस टाइम आपका पॉइंटर है, तो दिस विल शो द होलो स्पेस इन द ट्यूब, और यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, सेल्स की लेयर्स बता रहा है। अब हम चलते हैं डी पे। हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा है, लेकिन ये मिड लाइन काटा है, ठीक है। अब हमें जो रिजल्ट नज़र आया वो ये कि दोनों जो इमेजेस हैं वो सही एक जैसे ही हैं, ठीक है। दोनों के बीच में होलो स्पेस है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स की, और सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये या तो यहाँ से दो ट्यूब्स गुजर रही हैं, या ये दोनों ट्यूब्स जो हैं या एक ही ट्यूब है और वो ट्विस्ट खा के गुजर रही है, ठीक हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एफ सेक्शन की। एफ सेक्शन जो है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दो जो है ना वो आ रही हैं, क्या कहते हैं, ट्यूब या दो होलो ऑर्गन्स हैं, होलो स्पेसेस हैं, उसके बीच में जो है वो सेल्स हैं, और मिड लाइन में सेल्स की जो कंसंट्रेशन है, ये जो सेल्स की लेयर्स हैं वो ज़्यादा हो गई हैं, बढ़ गई हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, ट्विस्ट खा रही है। जैसे हमने यहाँ देखा था ना कि सेल्स की लेयर बढ़ गई थी, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा था कि सेल जो है, ट्यूब जो है यहाँ पे क्या कर रही है, ट्विस्ट ले रही है। और ये इस तरह से ट्रांसवर्स मिड लाइन सेक्शन है, आपने ट्रांसवर्सली काटा है, बिल्कुल इक्वल आपने डिवाइड किया है। तो ये उसने हमें रिफ्लेक्ट किया है कि ये क्या है, एक हॉलो ट्यूब का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया। ये कुछ स्लाइड्स हैं हिस्टोलॉजी की, कि हमें हिस्टो में स्लाइड्स जो हैं, डिफरेंट टिश्यूज जो हैं वो ऐसे अपीयर होते हैं। ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस स्टेन के साथ कैसा अपीयर होता है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि स्लाइड्स ऐसी होती हैं। अब हम पढ़ रहे हैं सेल। सेल जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। सेल सबसे छोटा यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी रखता है। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपलेस्ट सेल है, उसमें ऑर्गेनेलिज जो होंगी वो कम होंगी और मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगी, और न्यूक्लियस का मेजर डिफरेंस है। और यूकैरियोटिक सेल है, उसमें हमारे पास ऑर्गेनेलिज भी हैं और सारा मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस भी है,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेल का साइज और सेल का शेप। अगर हम बात करें सेल की शेप की, तो हमारे पास जो फ्री सेल्स होंगे उनकी जो शेप होगी, फॉर एग्जांपल वाइट ब्लड सेल्स या ओवम, उसकी शेप जो होगी वो स्फेरिकल होगी। जबकि हमारे पास दूसरे जो टिश्यू के सेल्स होंगे उनकी शेप जो होगी वो क्यूबाइडल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, पिरामिडल भी हो सकती है, वैरायटी ऑफ शेप्स हो सकती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है साइज। साइज जो होता है वो वेरी करता है फ्रॉम 5 to 50 माइक्रोमीटर, ये जनरल है रेंज। लेकिन कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो इससे कहीं ज़्यादा बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मैच्योर ओवम जो होगा वो 120 माइक्रोमीटर है, जबकि कुछ न्यूरॉन्स का जो डायमीटर है वो 150 है माइक्रोमीटर। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जो बात आपको नहीं समझ आएगी वो आप लोग मुझसे पूछ लेना, और बुक का जो है वो मैं आपको कल तक बता दूंगी कि अगर आप लोगों ने लेनी है तो ये ले लें, वरना मेरे पास सॉफ्ट में पड़ी है, अगर आप चाहेंगे तो सॉफ्ट में भी दे दूंगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।